नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट की तैयारियों की और चुनौतियों की। दरअसल कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका और वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के देश में बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ये घोषणा की है कि अगले साल 3 जनवरी 2022 से 15 से 8 साल की आयु के बीच के किशोरों को टीका दिया जाएगा और उसकी शुरुआत की जाएगी। देश में 15 से 18 साल की आयु के करीब 8 करोड़ बच्चे हैं। यदि टीकाकरण की बात की जाए तो देश में 141 करोड़ वैक्सीन डोज लग चुकी हैं। वर्तमान में ओमिक्रॉन की चर्चा जोरों पर चल रही है। विश्व में इसके अनुभव भी अलग अलग हैं, अनुमान भी अलग अलग हैं। इसलिए चर्चा ओमिक्रॉन वेरिएंट और इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर करेंगे। चर्चा करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर एन.के. गांगुली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पूर्व महानिदेशक हैं ICMR के। प्रोफेसर एन.के. गांगुली जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार स्वास्थ्य डॉक्टर के मदन गोपाल जी। मदन गोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात करेंगे बाल रोग विशेषज्ञ फेलिक्स अस्पताल चेयरमैन एवं वरिष्ठ जो डॉक्टर हैं D.K. गुप्ता जी से, उनसे भी हम बात करेंगे। गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत गांगुली जी से हम करेंगे। गांगुली जी, इस समय ओमिक्रॉन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भारत में भी मामले आने शुरू हो गए हैं। तेजी से ये अपना प्रसार कर रहा है संक्रमण। स्थितियों को आप कैसे देखते हैं? हम इस तरह से देखते हैं क्योंकि अभी ये यूके में और यूरोप में मोस्ट डोमिनेंट स्ट्रेन हो गया है। जो यूनाइटेड स्टेट्स में भी ये डोमिनेंट स्ट्रेन हो गया। ऑल्दो डेल्टा स्ट्रेन अभी भी है, जो सीरियस इलनेसेस है डेल्टा स्ट्रेन से हो रही है, लेकिन इसके ये माइल्डर है, लेकिन कुछ सीरियस इन्फेक्शंस इसमें भी हो रही है और ये बहुत तेजी से फैलता है। और इसको ये जो है सिर्फ 30% कवर होता है 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन से, बूस्टर डोज से 70% कवर होता है। जी। तो ऐसे स्थिति में इंडिया में, दिल्ली में, पुणे में, महाराष्ट्र कर्नाटका में, तो गोवा में काफी था और केरला में, अब दिल्ली में भी डबल हो रहा है। नंबर वाइज अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कई इन्फेक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं जो कि कभी बाहर गए ही नहीं थे, उनमें हो रहे हैं। और अभी जो आंकड़े आए हैं कि जो 7,000 फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं क्योंकि क्रूज और एयर होस्टेसेस ये सारे इन्फेक्टेड हुए हैं। तो ये बहुत ही संक्रामक इन्फेक्शन है। इसमें हमको पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जैसे कि ऑल्दो हमारे यहाँ पर कोई थर्ड वेव वगैरह आया नहीं है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि वही सारी सावधानियां लॉकआउट के बगैर, लॉकआउट हम अब नहीं कर सकते, सारी सावधानियां हमें बरतनी पड़ेगी। हमें बूस्टर डोज लेना पड़ेगा, हमें बच्चों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, हमें मास्क पहनना पड़ेगा। ये बार्स वगैरह जो ज्यादा देर तक रात तक खुले हुए होते हैं, जो कि जहाँ पर लोग सारी सावधानियां छोड़ देते हैं, फेस्टिविटीज, बड़ी जो फेस्टिविटीज हैं, एनी सिचुएशन जहाँ पर इंडोर क्राउडिंग हो सकती है, ऐसे सारे सिचुएशन को हमें छोड़ना पड़ेगा, इससे कि हम इसको न करें। और हमारे यहाँ पर बच्चों में वैक्सीन में प्रॉब्लम है कि हमारा जो ट्रायल हुआ था वो एक ही वैक्सीन से पूरा हुआ, 12 से 18 साल तक के, ऑल्दो 15 से 18 साल तक की मुहिम की गई है, बट ज्यादा चॉइसेस नहीं है। वर्ल्ड में अब 2 साल से ऊपर के बच्चों को, 5 साल के ऊपर के बच्चों को इम्यूनाइज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये बच्चों में ऑल्दो कम हो, बच्चों में ये इन्फेक्ट करता है और आईसीयूज बच्चों के भरे हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। तो हम लोगों को ग्लोबल चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए। और जैसे कि चाइना के एक जगह वुहान से सारे दुनिया में फैला था, ये भी सारे दुनिया में फैलने वाला वायरस है ओमिक्रॉन। तो हमको ये पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि हम इसको फैलने से सारी सावधानियां लेके, इंक्लूडिंग वैक्सीन। और 2 दवाइयां निकली हैं अभी, मर्क वाली अभी अवेलेबल है रेडीली। इंडिया में 6 लोगों को, 6 कंपनीज को लाइसेंस मिला है। जो फाइजर वाला है वो शायद इंडिया में अभी नहीं अवेलेबल होगा, बट अल्टीमेटली अवेलेबल होगा, क्योंकि इन्होंने 6 जनवरी को
बिट्स मांगे थे जी इंडियन कंपनी से, जी जो कि गांगुली जी 90% क्योर कर सकता है। हमें इन सारी चीजों को देखकर हमको एक लॉजिस्टिक देखना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें हो सकती है लेकिन लॉजिस्टिकली जी डिफिकल्ट भी हो सकती है। जी गांगुली जी हमें लॉजिस्टिक देख के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल गांगुली जी, इसके और भी पहलू हैं, खासतौर से जो अपने बच्चों के टीकाकरण की बात कही, उसको लेकर तमाम सवाल मेरे पास है। लेकिन डॉक्टर के मदन गोपाल जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि आप नीति आयोग से जुड़े हुए हैं, दूसरी लहर में जो कुछ हमें देखने को मिला, देश ने देखा, और जिस तरह की एक स्थिति उत्पन्न हुई, क्या वैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, इसके लिए हमने क्या तैयारियां की हैं? क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले आना और बढ़ना शुरू हो चुके हैं, कोरोना भी अपना फिर से पैर पसार रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो हमें जो अनुभव अभी तक के प्राप्त हुआ है डेल्टा वेव का और द्वितीय वेव का जो अनुभव प्राप्त हुआ है, मूलतः जो हमें जिस तरह हम लोगों ने काम किया था सेकेंड वेव में, जो तैयारियां करी थी, जी सेम तैयारियां और सुदृढ़ तरीके से हम लोग को थर्ड को बचाने में करनी चाहिए। तो इसका कोई मैनेजमेंट कोई अलग नहीं है। जैसे लोग बोल रहे हैं ओमिक्रॉन आएगा, ये कोई भी दूसरा वेरिएंट आएगा, जो पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स जो है, जैसे आप बोलते हैं कोविड अनुरूप व्यवहार और उसके बाद आपका सोशल डिस्टेंस, वो सब सेम रहेगा। जी जैसे आप निगरानी, सतत निगरानी और उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कंटेनमेंट, टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ये सब सेम ही रहेंगी, कोई अलग नहीं। हमें काफी अनुभव प्राप्त हो गया है, तो उसी अनुभव को हमें कैसे यूज करना, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो बात आती है कम्युनिकेशन की, एक जो आप जो इतना ज्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसमें बहुत मुश्किल होता है लोगों का डर हटाने के लिए। जी मेन है कि कैसे हम लोगों का डर खत्म करें। आदत तो मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे तैयारियों की बात करें तो जब सेकेंड वेव हुआ था, सेकेंड वेव के बाद, सेकेंड वेव के पहले हमारा जो इमरजेंसी रिस्पांस पैकेज था, तो काफी उपयोगी रहा। कोविड केयर सेंटर्स, वेंटिलेटर्स, प्लस जो भी आपके बुनियादी संरचना जो करने के लिए थे, वो काफी यूज हुआ। उसको देखते हुए ERCP2 का पैकेज भी दिया, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर ऑक्सीजन की व्यवस्था करने तक के, राइट अप टू आपके सब हेल्थ सेंटर तक के आपके ऑक्सीजन कैसे पहुंचे, उसके ऊपर कार्य किया गया है। इसके अलावा ICU को सिलेक्ट कर दिया गया है। आप PIB फॉलो करते हैं तो उसमें ये बताया गया कि हम लोग के कितने ICU बन गए, कितने बच्चों के ICU बन गए। 1,60,000 के ऊपर हमारे ICU के बेड का निर्धारण हो गया, प्लस उसमें 20% आपके बच्चों के लिए ICU भी। सेकेंड वेव के बाद ये अवधारणा बनी थी कि एक अब बच्चों को ज्यादा होगा, थर्ड वेव होगा बच्चों को, क्योंकि बच्चे लोग प्रोटेक्टेड नहीं है। लेकिन ICMR का जो एक सीरो सर्वे हुआ था, तो उसने ये बोला कि बच्चे भी हमारे एक्सपोज हुए हैं इन्फेक्शन को, उनमें भी सीरो पॉजिटिविटी करीब 70% आई है। लेकिन हम लोग ओमिक्रॉन के बारे में जब बात करते हैं, जो तैयारी जिस तरीके से होनी है उसी दिशा में आगे बढ़ा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये तैयारियों की प्रगति की समीक्षा करी है और सबको बोला कि हमें पैसा मिल गया है, उसके बाद कैसे उसको और सुदृढ़ करना है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमांड सेंटर्स को एक्टिवेट किया जा रहा है। जो प्रशिक्षण वाले काम है, जो एम्पावर्ड ग्रुप है, आपके 10 एम्पावर्ड ग्रुप थे, 10 एम्पावर्ड ग्रुप नियमित रूप से समीक्षा कर रहे हैं स्थिति की और आगे देख रहे हैं कि कैसे और तैयारी की जा सके, ताकि कोई भी समन्वय के कारण जो स्थिति पैदा होती है उसके ऊपर कार्य किया जा सके। तो अभी हमारी जो तैयारी है बिल्कुल सीधी दिशा में जा रही है। ऑक्सीजन की भी पर्याप्त तैयारी हो गई है। जैसे 17,000 पहले हम लोग ने जो पीक डिमांड थी सेकेंड वेव में, 9,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड थी। आज की तारीख में करीब 14,500 की तैयारी होगी पर प्रति डे आपकी ऑक्सीजन अगर रिक्वायरमेंट की आती है, तो उस समय उस तैयारी को भी मीट करने की अभी तैयारी हो चुकी है। प्लस अगर 17,000 का भी अगर आता है तो उसकी भी तैयारी हो चुकी है। एक तो वो बात जी। बाकी जो बेड्स आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे, आंकड़े देखेंगे, तो आपके ओमिक्रॉन वाले जो बेड्स हैं, ओमिक्रॉन का जो अभी तक के बाहर के मुल्कों का, साउथ अफ्रीका और आपके यूरोपियन कंट्रीज का जो एक्सपीरियंस आ रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन कम है, लेकिन उनको खुद दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखना है कि ये माइल्ड नहीं है, क्योंकि माइल्ड उनमें है जो वैक्सीनेटेड है और ये प्रीवियस डेल्टा एक्सपीरियंस हुआ है उनको। अगर जिसको कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, ये भी डेल्टा जितना ही सीरियस है, हमें उस तरह से देखना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें काफी अध्ययन होने हैं। अभी तक के जो रिजल्ट आए हैं वो खाली ये बताते हैं कि जिनमें हुआ है, क्योंकि आइदर वो
वैक्सीनेटेड हैं, बोलते हैं वैक्सीन से होता जी है, या फिर आपके प्रीवियस डेल्टा एक्सपोजर है उसमें आए, उन वैसे लोगों में माइल्ड केसेस देखे गए। इवन आपके यूके में भी है, वैक्सीनेटेड में आ रहे हैं, प्लस प्रीवियस एक्सपोजर है, तो लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन कम है, जी लेकिन ट्रांसमिसिबिलिटी इतनी ज्यादा बिल्कुल है कि एक साथ बहुत सारे केस आएंगे। बिल्कुल जैसे आज 100 आए, कल 200 हो गए, फिर 400 हो गए, 800 हो गए, सो इस जी रफ्तार से बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर गोपाल ओमिक्रॉन जी। के केसेस देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर गोपाल, अगर हम सावधानी बरतेंगे और वैक्सीनेशन, अगर हमने टीका नहीं लिया है, टीका लेते हैं, दोनों डोज ली हैं नहीं ली हैं, ये सब इस बात पे निर्भर करता है कि हम कितने सावधान हैं, कितने सचेत हैं, कितने जागरूक हैं, क्योंकि सरकार हर नागरिक को मुफ्त में टीका लगवा रही है। अब ये कर्तव्य हमारा है कि हम टीका लगवाएं अगर नहीं लगवाया है तो। लेकिन डॉक्टर डी के गुप्ता जी, अगर हम इसके लक्षणों की बात करें, क्योंकि कोरोना का संक्रमण और ओमिक्रॉन, इसके लक्षणों में क्या अंतर है? देखिए, ओमिक्रॉन और डेल्टा की बात करें कि दोनों के लक्षणों में बहुत अंतर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़ा माइल्ड है। जी जैसे हम लोग देखते थे डेल्टा में जो सिम्टम्स ज्यादा थे, लक्षण ज्यादा आते थे, इसमें हल्के से सिम्टम्स हो सकते हैं और लगभग 50 से 70% लोग एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं, बिना लक्षणों के भी हो सकते हैं। और जिनको लक्षण होते हैं उनमें हल्की गले में खराश होना, थकान होना, हल्का सा फीवर होना, बॉडी एक होना। इसके अलावा जो स्पेसिफिक लक्षण थे डेल्टा के, जैसे नाक में सूंघ चला जाना, मुंह का स्वाद चला जाना, वो ऐसी चीज में देखी गई नहीं है। तो कोई भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, मतलब कोई भी आपको गले में खांसी है, जुकाम है, हल्का सा फीवर है, या ड्राई कफ है, या सोर थ्रोट है, बॉडी एक है, फटीग है, और साथ में कोई हिस्ट्री है सस्पेक्ट की आपकी, मतलब कि किसी के कांटेक्ट में आए जो सस्पेक्ट था, या कोई ट्रेवल हिस्ट्री है, या किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप गए हैं, तो डेफिनेटली आपको टेस्ट कराना चाहिए और आपको ओवर कॉशियस होना चाहिए इस सिम्टम्स के बारे में। जी। और सरकार ने जो पहल की है कि 3 जनवरी से बच्चों को, खासतौर से जो 15 से 18 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनका टीका लगाया जाएगा, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है, बहुत दिनों से अवेटेड थे। हमारे बच्चे अनप्रोटेक्टेड थे या उनको अनइम्यूनाइज्ड थे। इवन हमने देखा है डेल्टा के बाद बहुत सारे बच्चों को पोस्ट कोविड मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हुए। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे, हम लोग जो बात कर रहे थे कि बच्चों को सीरियस इलनेस नहीं होती है या बच्चों में इफेक्ट नहीं आते कोविड के, लेकिन बच्चों में हमने बहुत सारे इफेक्ट देखे हैं। तो बच्चों का प्रोटेक्शन भी जरूरी था, इसलिए जो पहल की है उसमें लगभग 8 करोड़ बच्चे हमारे कवर होंगे। और ये मुहिम जो है 3 तारीख से वैक्सीनेशन चालू होगा। 1 तारीख से बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं, या स्कूल कार्ड से, आईडी कार्ड से, या किसी भी अपने आईडी कार्ड से ऑन कोविन वेब पे रजिस्टर कर सकते हैं। और साथ में 2 ऑप्शन अवेलेबल है हम लोगों के पास, एक तो जाइडस कॉव डी वैक्सीन अवेलेबल है और दूसरी है कोवैक्सीन। दोनों ही वैक्सीन सेफ है, दोनों ही 12 साल से बच्चों के ऊपर अप्रूव कर दी गई हैं। और जो डोज होगी वो कोवैक्सीन की नॉर्मली मोस्ट प्रोबेबली 0.5 ml लगेगी, वो भी इंट्रामस्कुलरली देनी पड़ेगी, और 2 डोज होंगी 20 डेज अपार्ट, 28 दिन के अंतराल पे। और जाइडस कॉव डी की 3 डोज होंगी, वो बिना इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक डिवाइस है जिसके थ्रू वो वैक्सीन दी जाएगी। तो ये बड़ा ही अच्छा डिसीजन है और बच्चों के सेफ्टी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं और कहूंगा कि हमें उन बच्चों की प्रायोरिटी देनी चाहिए जिन बच्चों को कोई स्पेशल इलनेस है, जैसे कोई बच्चा सिकल सेल थैलेमीमिया का है, थैलेसीमिया का है, एनीमिया है, या किसी को ब्रोंकाइटिस है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, या अस्थमा है, या कोई जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस है, कैंसर है, HIV है, या कोई रीनल ट्रांसप्लांट या किसी डायलिसिस पे है, तो ऐसे बच्चे जो हाई रिस्क हैं, या जो जिनको मोटापा है, ओबेसिटी भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, तो उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, ये बच्चे जल्दी कवर होंगे। जी जी जी। प्रोफेसर गांगुली, अगर मैं बच्चों के टीकाकरण की बात करूं तो 15 से 28 का जो आयु वर्ग चुना है, वही क्यों चुना? और 15 से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है, क्या विकल्प है? और दुनिया भर में बच्चों के टीकाकरण को लेकर जो भी रिपोर्ट सामने आई हैं, उनके नतीजे किस प्रकार के रहे हैं? क्या कुछ जानकारी आप हमसे साझा कर सकते हैं? एक्चुअली वर्ल्ड में तो 2 साल से ऊपर या 5 साल से ऊपर के बच्चों को देना शुरू कर दिया है। जी जैसे जैसे बतला रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में मिशिगन वगैरह सब जगह बच्चों के ICUs भर गए हैं, और ज्यादातर, जैसे बोला गया कि ज्यादातर लोग जो वैक्सीनेट नहीं हो रहे हैं वही लोग ज्यादातर भर्ती हो रहे हैं ICUs में या हॉस्पिटल्स में। बाकी लोगों का माइल्ड होता है जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया हुआ है। सो बच्चों को, हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि 12 से 18 साल के बच्चों में ही ये किया गया है, और 15 से 18 साल का प्रोबेबली इसलिए लिया गया है कि ये लोग कॉलेज में, स्कूल में जाएंगे, और ये वल्नरेबल होते हैं।
जो 18 साल के जितने वल्नरेबल होंगे, मेरे ख्याल से 15 से 18 साल वाले भी उतने ही जी वल्नरेबल होंगे। तो जिससे कि हमारे स्कूल कॉलेज खुल सके, काम पूरा चल सके, और लॉजिस्टिकली यही अभी हमारे पास ऑप्शन था, तो इसलिए लिया गया होगा। 12 से 15 क्यों छूट गया ये मैं नहीं बदला सकता। हो सकता है कि इनकी प्रायोरिटी अभी हमारे यहाँ पर काफी चीजें लॉजिस्टिक्स के हिसाब से भी ली जाती है। जी तो लॉजिस्टिक के हिसाब से ये 10 साल जो कि 10 कक्षा में पढ़ते हैं, उनका जो सर्टिफिकेशन है वो इजी है, आईडी इजी है। जो कॉलेज स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके पास उनका पूरा एज से लेके पूरा कुछ उनके पास इंफॉर्मेशन है। और स्कूल वैक्सीनेशन प्रोग्राम वर्ल्ड ओवर एक काफी अच्छा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, तो वो स्कूल में जाके लगवा सकते हैं। हमारे यहाँ पर स्कूल्स में भी सेंटर्स थे, तो ये बड़ा इजीली हो सकता है। पेडियाट्रिशियन भी लगा सकते हैं, जी पर स्कूल में लॉजिस्टिकली सबसे इजी होगा लगाना इनको। और इनमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है, इनमें काफी जल्दी काम संपन्न हो जाएगा। 1 महीने के अंदर अगर सारे स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उनको लग जाएगा। बाकी बच्चे जो हैं, जो कि अभी स्ट्रीट चिल्ड्रन है, या कुछ बच्चे जो कि स्कूल से ड्रॉप आउट्स हैं, स्कूल में नहीं जा रहे हैं, इन बच्चों को मॉपिंग आउट ऑपरेशन से करना पड़ेगा। माने उनको ढूंढ ढूंढ के कहाँ पर है, उनका आंकड़ा भी सरकार के पास है, स्लम्स का आंकड़ा भी सरकार के पास है, तो सरकार उनको अलग से डोर टू डोर या साइट में खोल के लगा सकती है। तो अभी बहुत जल्दी, अभी 72 घंटे हुए हैं ये सारा हुआ है। आई थिंक लॉजिस्टिक्स में वर्क हो जी रहा बिल्कुल है। एट बिल्कुल दिस गिवन मोमेंट लोगों को बोला गया है कि आप रजिस्टर करो। जी तो बिल्कुल रजिस्टर करेंगे तो कितने लोगों ने जी रजिस्टर किया, बिल्कुल नीति से क्योंकि जुड़ा 3 पूरा तारीख पूरा से जी लगना है, तो 2 दिन के अंदर लोगों को रजिस्टर करना है। जी बट हमारे ख्याल से सारे बच्चों को लगना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो वल्नरेबल है, जी जैसे बिल्कुल गुप्ता जी ने कहा, बिल्कुल काफी गांगुली जी वल्नरेबल है। और उनको वो स्प्रेड भी करते हैं दूसरे लोगों को, माँ बिल्कुल बाप को, बिल्कुल ग्रैंड पेरेंट्स को, सरकार सबको। भी यही कोशिश कर रही है कि देश के हर नागरिक को टीका मिले। जो कोरोना से बचाव करता है, जो संक्रमण से बचाव करता है, वो टीका हर नागरिक को लगे। इसके लिए सरकार हर कदम उठा भी रही है। डॉक्टर के मदन गोपाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि नीतिगत ये एक मामला भी है कि 8 करोड़ बच्चे हैं देश में जिनको ये टीका लगना है। अभी आप कैसे देखते हैं इस नीतिगत फैसले को जो सरकार ने 3 जनवरी से लिया है? क्या जैसे और चरणों में टीका लगाया गया वैसे ही उसकी जो गतिविधियां रहेंगी उसी प्रकार रहेंगी टीके की? टीकाकरण जो हमने जो अनुभव अभी तक के लिया है, जी काफी हद तक स्ट्रीमलाइन हो गया है। जैसा कि अभी आपने बताया कि 15 से 18 तक के हुआ है, तो ये अभी से नहीं है। आप देखेंगे जाइडस कैडिला डीएनए वैक्सीन है, उसको कब मंजूरी मिली थी? अगस्त में मिली थी, जो आपका जो बिना इंजेक्शन के जो टीका लगना है, तो उसके बाद स्टॉक पाइल है। दैट मीन्स हमारे पास वैक्सीन की उपलब्धता है उनको लगाने के लिए। उनका ट्रायल 15 से 18 में हुआ था, जिसको हमारे जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने परमिट किया है। अभी रेगुलेटर्स ने एक और जो वैक्सीन को 26 तारीख को जो परमिट किया वो 12 से 18, क्योंकि जब तक वो अध्ययन के रिजल्ट नहीं आएंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप और आपका रेगुलेटर मंजूर नहीं करेगा, वो वैक्सीन फिर एंटा की जो एक स्पेशल ग्रुप है जो प्रोग्राम में आने के लिए रिकमेंड करता है, जब तक ये इन प्रोसेस से गुजरता नहीं, कोई वैक्सीन हमारे कार्यक्रम में नहीं आता। पहला है कि उन्होंने ट्रायल किया है, हमारा डीसीजीआई अप्रूवल देता है, उसका एंटेक है, वो उसका परीक्षण करता है। ये 3-4 संस्थाएं हैं, देखने के बाद फिर वो राष्ट्रीय कार्यक्रम में आता है। तो एक दिन में नहीं होता, ये बहुत पहले से प्रयास चल रहा है। अगस्त में इसकी मंजूरी हुई थी, अब दूसरे वैक्सीन की मंजूरी है। ऑलरेडी उसका हमारे तजुर्बा मिला हुआ है। AEFI के जो प्रोसेस है, इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, वो एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि बच्चों में इस तरह की वैक्सीन यूज नहीं हुई है। वो उसके साथ भी हमारा अनुभव है, वो सिस्टम भी सर्जट हो गया है, तो उसमें इसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। खाली रजिस्ट्रेशन होना है और लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स का चेन भी बहुत सर्जट कर लिया गया है। खाली इंप्लीमेंट करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा, पर्याप्त आएंगे, फिर रोल आउट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कतें नहीं देखते हम। जी
बिल्कुल, सरकार ने हर चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण का अभियान चलाया है। गोपाल जी, लेकिन एक बात और जानना मैं चाहता हूं, क्योंकि बूस्टर डोज की चर्चा बहुत अधिक हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में प्रिकॉशन डोज का जिक्र किया है, एहतियाती खुराक का नाम इसको एक तरह से दिया गया है। बूस्टर डोज को लेकर जो चर्चा हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि दुनिया के कुछ देशों में बूस्टर डोज दी जा रही है? अभी तो हमारे जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, जी, जो 3 प्रायोरिटी ग्रुप्स 18 के ऊपर है, उसमें हमारा जो सेकेंड डोज है वो 60% तक ही पहुंचा है और वो फर्स्ट डोज है 90+% तक के पहुंचा है। हमें पहले इसको सैचुरेट करना है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिसके लिए करना है, उस पर काफी काम बचा हुआ है। उसके बाद कुछ इसमें से, क्योंकि आप देखेंगे कि जो हमारे जो हेल्थ वर्कर थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, तो जिनको टीका मार्च में लगा था, और बाकी हमारा जो टीकाकरण कार्यक्रम हुआ है वो आपके जून के बाद काफी प्रभावी ढंग से रफ्तार पकड़ी है, क्योंकि उस समय उपलब्धता बढ़ गई थी। जो हमारा जो क्लस्टर है, जो हमारा कोहार्ट है जनवरी से मार्च वाला, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है और दूसरे लोग हैं जिनको टीका लगाया था, वो करीब करीब साल भर हो रहा उनको। साल भर में जैसे स्टडीज में उसका जो इम्यूनिटी है थोड़ी वेनिंग है, उनको थोड़ा सा एडिशनल डोज देने की बात करिए, क्योंकि दे आर वल्नरेबल। बूस्टर की बात नहीं है, एडिशनल डोज देकर, क्योंकि विदेश में भी एडिशनल डोज है और बूस्टर डोज है। बूस्टर के लिए अभी अध्ययन चल रहे हैं, जैसे ही अध्ययन चलेगा कोई सेम प्रक्रिया होगी, डीसीजीआई और आपके एडटेक देखेंगे, उसको फिर राष्ट्रीय कार्यक्रम में लेकर जी, बिल्कुल, ये प्रक्रिया है। उसी जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि साइंटिस्ट और साइंस ही ड्राइव करेगा कोई भी आपकी जो रणनीति है, उसको साइंस और साइंटिस्ट के माध्यम से ही डिसाइड होगा। तो अभी उस प्रक्रिया में है बूस्टर डोज। जैसे अगर कोई सफल प्रेडिक्शन और वो आ जाते हैं, रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो कार्यक्रम में शामिल बिल्कुल, जब तक के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, एडिशनल डोज से उनको और थोड़ी अधिकतम सुरक्षा देने की बात कही गई है, जो हम लोग प्रिकॉशनरी डोज बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पे जिस तरह का ये संक्रमण है, अगर बात की जाए कोरोना संक्रमण की जाए, इसके अलग अलग वेरिएंट्स की बात की जाए, तो उसको लेके तमाम तरह के सवाल दुनिया के सामने, इसलिए वैज्ञानिक शोध जो जरूरी है उसके आधार पे ही सरकार चरणबद्ध तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर रही है, नए शोध कर रही है, ताकि लोगों को वैक्सीन लग सके। बूस्टर डोज को लेके भी अध्ययन किए जा रहे हैं, शोध किए जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बात डॉक्टर गुप्ता और कही है, नेजल वैक्सीन की बात उन्होंने कही है, इससे क्या तात्पर्य है? बिल्कुल, तो एक प्रधानमंत्री ने 2 बातें कही। एक ये बात कही थी कि जल्दी वो लोग डीएनए वैक्सीन लॉन्च करेंगे, तो दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन होगी, उस पर काम चल रहा है, ऑलरेडी ट्रायल्स चल रहे हैं, बच्चों में भी ट्रायल्स चल रहे हैं। और वैक्सीन है बायोलॉजिकल ई की कॉर्बेवैक्स के नाम से, जो जल्दी ड्रग कंट्रोलर ने उसको क्लियरेंस दे दी है ट्रायल्स के लिए, उसके रिजल्ट्स आएंगे तो हम लोग वो लोग लॉन्च करेंगे। जो आप बात कर रहे हो नोवावैक्स जो वैक्सीन है जिसकी बात करते हैं, जो हम नेजल वैक्सीन जिसकी बात कर रहे हैं, उसका ये फायदा है कि अभी तक जितनी वैक्सीन अवेलेबल है उन सब में एक नेगेटिव पॉइंट है, कोई भी वैक्सीन अभी तक इन्फेक्शन से प्रिवेंट नहीं करती है। मतलब आपको पता लग गया होगा कि जो ओमिक्रॉन का जितना संक्रमण हो रहा है उसमें लगभग 50 से 60% लोग ऐसे जिन्होंने 2 डोज ऑलरेडी ले रखी है, तक कोई भी वैक्सीन अभी भी संक्रमण से बचाती नहीं है। तो नेजल वैक्सीन का ये फायदा होगा कि हम लोग लोकल इम्यूनिटी भी क्रिएट करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये रहेगी, उससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने में आसानी रहेगी, क्योंकि हमें लोकल इम्यूनिटी मिलेगी और कहीं ना कहीं वो आपको संक्रमित होने से भी बचाएगी। अभी तक ये वैक्सीन जितनी भी है, चाहे वो मॉडर्ना वैक्सीन हो, फाइजर की वैक्सीन हो, या हमारे पास स्पुतनिक है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, ये कोई भी वैक्सीन आपको संक्रमण से नहीं बचाते। इसीलिए हम सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करना पड़ रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना है, हम सबको ये सोशल वैक्सीन का पालन करना पड़ेगा। जैसे ही नेजल वैक्सीन आ जाएगी और हम सबको लग जाएगी, तो एक बार चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो कोविड पेंडेमिक की तरफ जा रहा है वो एंडेमिक की तरफ खत्म होने की तरफ शुरुआत शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, हमें पैनिक नहीं होना है, हाँ सावधान जरूर रहना है, और इसके लिए सरकार ने जो भी गाइडलाइंस दी हैं उसका पालन करना है, क्योंकि ये संक्रमण जो है अलग अलग रूप में, अलग अलग स्वरूप में सामने उभर कर आता है। सरकार अपने स्तर पे हर तैयारी कर रही है, चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण भी सरकार ने किया, दवा हो या ऑक्सीजन हो इसकी भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन हमें और आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। डॉक्टर गांगुली, डॉक्टर गोपाल और डॉक्टर गुप्ता, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में